हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दाहोद वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो दाहोद वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें कि यह पेपर IAQ इंटर अप्रेंटिस कोटा 25% के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो 3 दिसंबर 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। और इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा हम बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए थे, एज पर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि रेल सेवक जो अनुशासन एवं अपील नियम जो 1968 में लाया गया था, इसके अनुसार कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन का आदेश जारी करने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उसका यूज किया जाता है। तो जब भी डीम्ड सस्पेंशन के रिगार्डिंग अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इस केस में कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाता है, और यह तब इशू किया जाता है जब कर्मचारी 48 आवर्स से ज़्यादा अगर पुलिस कस्टडी में रहा हो, तो उसके जो शुरुआत में जब हिरासत में लिया गया हो उस पीरियड से उसे सस्पेंड किया जाएगा और उसे डीम्ड सस्पेंशन के अंतर्गत रखा जाएगा, और इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ASAP 2। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर शुड बी मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इफ द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज आर डैश और मोर। यहाँ पर जो भी वर्कशॉप वगैरह में जब गर्मी के सीजन यानी हॉट वेदर आते हैं तो उस समय कूलिंग वाटर्स के प्रोविजंस का यहाँ प्रावधान किया गया है। तो यह तब किया जाता है जब कर्मचारी के जो नंबर्स होते हैं वह 250 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 250 से ज़्यादा अगर होता है तो वर्कशॉप वगैरह जहाँ पर कर्मचारी 250 से ज़्यादा हो तो हॉट वेदर के दौरान इसमें कूलिंग वाटर्स का व्यवस्था करना होता है ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शंस डैश डेज ऑफ पीरियड मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड टू अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। यानी जब भी महिला रेल कर्मचारी अगर गर्भपात या इस दौरान अगर बात करें हम तो मातृत्व अवकाश जो दिया जाता है, तो इसमें जो हमारा मिसकैरेज और एबॉर्शन जो पीरियड होता है इसके लिए महिला रेल कर्मचारी को 45 डेज प्रोवाइड करवाया जाता है प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 45 डेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन नॉर्मल कोर्स द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 इज डैश डेज। यानी जो नॉर्मली हम किसी भी केस में RTI अधिनियम जो होता है 2005 के तहत जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना हो तो इसके लिए जो टाइम लिमिट रखा गया है नॉर्मल कोर्स के लिए रिगार्डिंग में, तो वह रखा गया है 30 डेज के अंतर्गत उसे RTI को अपना जवाब देना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर RTI का फुल फॉर्म होगा राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, आफ्टर रिटायरमेंट डैश नंबर ऑफ प्रिविलेज पास आर गिवन टू क्लास C एम्प्लॉयज who has worked in railway for at least
25 ईयर्स। यानी जब भी कोई रिटायरमेंट्स के बाद अगर कोई कर्मचारी को पोस्ट रिटायरमेंट पास दिया जाता है, जिसे हम PRCP पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासिस के तौर पर जानते हैं, या नए नियम के अनुसार अगर बात करें हम, तो ग्रुप C एंड D एम्प्लॉयज अगर 20 वर्ष से ज़्यादा अगर कर लिया हो तो उस केस में उसे 2 सेट पास इशू किया जाता है। और वहीं बात करें ग्रुप A एंड B ऑफिसर्स के लिए, तो इस केस में अगर वो 20 ईयर्स से ज़्यादा अगर करते हैं सर्विस, तो उस केस में उसे 3 सेट पास पर ईयर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पुराने ट्रेंड के हिसाब से ही पूछ लिए गए हैं कि 25 वर्ष के रिगार्डिंग में अगर ग्रुप C एम्प्लॉयज अगर करता है तो उस केस में उसे कितने पास दिए जाएंगे। तो पुराने हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लास C एम्प्लॉयज के लिए 20 ईयर्स के एबव में 1 सेट दिया जाता था और 25 ईयर्स के एबव होने पर उसे 2 सेट पास दिया जाता था। तो यहाँ पर हम बात करें 25 ईयर्स के रिगार्डिंग पूछा गया है तो 2 सेट पास पर ईयर दिए जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन कैलकुलेटिंग नॉर्मलाइज्ड टाइम द एक्चुअल टाइम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द वर्क साइकिल शुड बी कन्वर्टेड टू टाइम एट डैश रेटिंग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब भी नॉर्मलाइज्ड टाइम को कैलकुलेट करते समय जो हम वर्क साइकिल को जो सभी एलिमेंट के टाइम्स में हम जब प्रवृत्ति करने के रिक्वायरमेंट होता है तो हमें कितने % को यहाँ पर रेटिंग करना होता है। तो यहाँ पर हम बात करें जब भी हमें नॉर्मलाइज टाइम की अगर बात करें हम यह निकालना होता है तो हमें एक्चुअल टाइम और जब उसके बाद अगर बात करें तो ऑब्जर्व रेटिंग बाई 80 से डिवाइड करना होता है, यानी 80% का हमारा यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ PCO। यानी यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सा PCO का प्रभाग नहीं है। तो PCO का फुल फॉर्म की अगर बात करें पहले तो यह होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, या प्रोडक्शन से रिगार्डिंग जो भी कंट्रोल्स वगैरह होते हैं या PCO के अंतर्गत ही होते हैं। इसमें हमारा बात करें तो प्लानिंग आता है, फिर प्रोग्रेस आता है और इंस्पेक्शंस, ये तीनों टर्म जो है वो हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी PCO के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा प्रोविजन PCO के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर में प्लानिंग दिया गया है, प्रोग्रेस दिया गया है और इंस्पेक्शन दिया गया है, जबकि BTC कोई भी टर्म PCO के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी BTC इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत डिवीजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो इफ टाइम टेकन बाय एनी स्क्वाड इज 1000 आवर्स एंड द अलाउड टाइम इज 1400 आवर्स देन द इंसेंटिव परसेंटेज ऑफ दैट स्क्वाड इज। यहाँ पर यदि किसी स्क्वाड का लिया गया समय यानी टाइम टेकन अगर 1000 घंटा दिया गया है और अलाउड टाइम उसके 1400 घंटे हैं, तो उस स्क्वाड का जो इंसेंटिव परसेंटेज प्रोवाइड किया जाएगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जब भी इंसेंटिव परसेंटेज आपको निकालना हो तो सबसे पहले होता है अलाउड टाइम माइनस टाइम टेकन बाई टाइम टेकन होता है, और इसे परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमसे दिया गया है अलाउड टाइम जो दिया गया वो 1400 दिया गया है और टाइम टेकन हमें 1000 आवर्स दिया गया है, बाई टाइम टेकन हमारा 1000 हो जाएगा और मल्टीप्लाई जब आप 100 से करेंगे तो यहाँ पर आपका परसेंटेज निकल कर आएगा। जब आप 1400 से 1000 घटाएंगे तो 400 बाई 1000 इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पर हम बात करें तो आपका 40% यहाँ पर निकल कर आएगा, जो इस प्रश्न के लिए इंसेंटिव प्रश्न परसेंटेज होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑल स्टाफ रिक्वायर्स डैश टू लीव द वर्कशॉप ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फॉर एनी रीजन। यानी सभी कर्मचारी को किसी भी कारण से अगर काम के घंटों के दौरान यानी वर्किंग के पीरियड के दौरान अगर वर्कशॉप को छोड़ने की रिक्वायरमेंट अगर होता है तो उसके पास
किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होना चाहिए ताकि वह वर्किंग पीरियड के दौरान भी वर्कशॉप छोड़ सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जब भी आप वर्कशॉप के अंतर्गत वर्क कर रहे हो और आपको अगर ड्यूटी पीरियड में अगर जाना हो तो इस दौरान आपको गेट पास की रिक्वायरमेंट जरूर होंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, गेट पास इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग अलाउड टाइम फॉर वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस सीट इज, यानी वो कौन सा व्यक्ति यानी पर्सन्स है जो प्रोसेस सीट में शामिल विभिन्न कार्यों के लिए जो अलाउड टाइम तय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी कोई वेरियस ऑपरेशंस हो, इन्वॉल्व हो किसी प्रोसेस के अंतर्गत, उस समय कोई भी अलाउड टाइम को फिक्सेशन करना हो तो उसके लिए जो पर्सन्स होते हैं उसे हम रेट फिक्सेसर के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए डॉक्यूमेंट फॉर एक्सेप्टिंग द मटेरियल आफ्टर इंस्पेक्शन इज कॉल्ड, यानी जब भी निरीक्षण के बाद कोई मटेरियल को एक्सेप्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम लेते होता है या लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उस प्रकार के डॉक्यूमेंट को हम बात करें तो रिसीप्ट ऑर्डर यानी RO के तौर पर जाना जाता है, जिसे फुल फॉर्म में रिसीप्ट ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन UDM मटेरियल इज टेकन ऑन टेली बुक थ्रू, यानी UDM में जो सामग्री को टेली बुक पर किस माध्यम से लिया जाता है। तो इस माध्यम में हमें अकाउंटल के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी UDM के अंतर्गत जो मटेरियल लिया जाता है टेली बुक के थ्रू वो अकाउंटल्स में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एवं वैगन्स कॉम इन डिमांड नंबर डैश एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में जो हमारा एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, राजस्व व्यय जिसे बोला जाता है, कि वर्गीकरण जब भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं CNW के अंतर्गत, तो इस जो भी हमारा CNW को जो मेंटेनेंस होते हैं इस पर जो हमारा एक्सपेंडिचर्स यानी खर्च आता है वो कौन से डिमांड नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो डिमांड नंबर है CNW के लिए वो हमारा डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम डिमांड नंबर 4 का, तो डिमांड नंबर 4 के अंतर्गत हमारा पीवे एंड वर्क्स का जो भी हमारा एक्सपेंडिचर्स होता है वह डिमांड नंबर 4 के अंतर्गत रखे जाते हैं। वहीं बात करें डिमांड नंबर 5 का, तो इसमें मोटी पावर की रिगार्डिंग बताया गया है। वहीं बात करें डिमांड नंबर 7 का, तो डिमांड नंबर 7 के अंतर्गत प्लांट एवं इक्विपमेंट की रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो प्लान हेड जो हमारा डिमांड नंबर है वह 7 के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन चूंकि हमारा प्रश्न केवल CNW कैरेज एवं वैगन के रिगार्डिंग था तो यहाँ पर डिमांड नंबर 6 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नॉन स्टॉक इंडेंट्स ऑफ नॉन सेफ्टी आइटम्स ऑफ वैल्यू ऑफ RS डैश एंड मोर आर सेंड टू अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर क्वांटिटी वेटिंग। जब भी कोई भी हमारा नॉन स्टॉक आइटम जो कि नॉन सेफ्टी के रिगार्डिंग हो, तो इस प्रकार का जो भी हमारा कोई लिमिटेशन होता है पैसे का, तो उससे अगर लिमिट अगर ज़्यादा होता है तो हमें अकाउंट डिपार्टमेंट से उसे वेटिंग करने की यानी वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करें जब भी अगर हमारा नॉन स्टॉक आइटम नॉन सेफ्टी के रिगार्डिंग हो, तो इस केस में अगर हमारा वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से अगर ज़्यादा एबव होता है तो इस केस पे हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट से वेटिंग करने की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2.5 लाख। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड, यानी स्टॉक आइटम्स के खरीद के लिए जो मनी अलॉट किए जाते हैं उसे किस चीज़ के तौर पर जाना जाता है, तो उसे हम परचेज ग्रांट के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी परचेज ग्रांट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स विच हैज हाइट लेंथ एंड विड्थ एज 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर कोई एक क्यूबॉइड यानी घनाभ टाइप का कोई बॉक्स है जिसकी यहाँ पर ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। चूँकि आप जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, घनाभ का, वह होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ होता है। इस केस में अगर बात करें तो हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो हमारा लेंथ दिया गया है हमारा 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है यानी चौड़ाई दिया गया है हमारा 10 सेंटीमीटर और हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर इसी प्रकार सारे वैल्यू को हम इस फॉर्मूला के अंतर्गत पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि 2 इंटू 15 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15 होगा। सारे को मल्टीप्लाई करके फिर हम बाहर वाले जो दो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अंदर वाले जो जितने भी पार्ट थे हमारा उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 650 आएगा और इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर जो आएगा वो 1300 आ जाएगा और यह जो स्क्वायर आएगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इस दिए गए प्रश्न के लिए टोटल सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट यहाँ पूछा गया है। वेवलेंथ का हिंदी होता है तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य को हमेशा हम वेवलेंथ को मीटर्स में हम इसका यूनिट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ अ ट्रेन इज रनिंग बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी विच आर 640 किलोमीटर अपार्ट एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच स्टेशन बी इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 14 आवर्स। यहाँ पर बोला गया है कि यदि कोई एक ट्रेन है जिस दोनों ट्रेनों के बीच जो हमारा ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच जो दूरी रखा गया है वो हमारा 640 किलोमीटर रखा गया यानी 640 किलोमीटर रखा गया है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो दोनों के बीच की जो चल रही है वो 160 किलोमीटर घंटे से एक समान गति से दोनों चलता है और 2 बजे वो शुरुआत करता है। तो यहाँ पर बोला गया कि वो दोनों कितने बजे एक दूसरे पर यहाँ पर एक दूसरे स्टेशन पर कितने बजे दोनों पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जो हमारा इस जो डिस्टेंस होता है हमारा वह स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। क्योंकि डिस्टेंस हमारा 640 दिया गया है, स्पीड की हम बात करें अगर तो 160 kmph की रफ्तार से वो चलता है। तो टाइम यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो 4 आवर्स यहाँ पर एक दूसरे को जिस स्टेशन ए से बी पर जाने में और बी को फिर से ए पर आने में लगेगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि चूँकि हमारा 14 बजे जो ट्रिप है वो 14 बजे स्टार्ट हुआ था, 4 घंटे यहाँ पर हमें लगे। तो 14 आवर्स को जब आप 4 घंटे ऐड करेंगे तो आपका 18 बजे वह अपना डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18 बजे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द पीएच वैल्यू ऑफ H2O इज, यानी पानी का यानी वाटर का यहाँ पर पीएच वैल्यू पूछा गया है जो कि न्यूट्रल होता है इस नेचर में और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एनर्जी इज, यानी प्रेशर एनर्जी के लिए जो एसआई यूनिट होंगे वो क्या होगा। तो प्रेशर के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स को अगर बात करें तो न्यूटन और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। जबकि हम एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी के लिए जो हमारा यूनिट होता है वो हमारा जूल होता है और जूल को हम न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं। और इस प्रकार जब हम निकालने जाए अगर तो किसी भी ऑप्शन से यह मैच नहीं कर पा रहा है। तो
तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग की अगर बात करें हम तो यह मॉस्को से लेकर जो प्योंगयांग जो रूट्स है साइबेरियन रेलवे के अंतर्गत, वह वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉस्को टू प्योंगयांग साइबेरियन रेलवे के अंतर्गत इसकी अगर डिस्टेंस की अगर बात करें तो 9259 किलोमीटर्स इसका रूट्स के इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे इंडिया के अंतर्गत यानी भारत के अंतर्गत पूछा जाता लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट्स की तो यह डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी के बीच में है, जिसकी बात करें डिस्टेंस की तो 4189 किलोमीटर्स के अंतर्गत आते हैं। और ये इसके लिए जो ट्रेन रन किए जाते हैं वो विवेक एक्सप्रेस के तौर पर रन किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल क्लीननेस इन द वर्क प्लेस, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल में पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखने का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हम बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया कि जो हमारा वर्क्स पैलेस के अंतर्गत जो क्लीननेस यानी साफ सफाई के लिए जो मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में क्लीनिंग ऑफ स्पाइस इमीडिएटली यानी गंदगी को तुरंत सफा करे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ इनॉग्रेटेड 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशंस हब जिसे हम DCDH इन विच स्टेट, यानी यहाँ पर बोला गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किस राज्य में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण के 2 का उद्घाटन किया है, केंद्रों का उद्घाटन करने के यहाँ पर रिगार्डिंग पूछा गया है। जो हाल ही में अगर बात करें डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का उद्घाटन किया गया था, डिजिटलाइजेशंस किए गए थे जिसे हम DCDH के नाम से जानते हैं। यह मेनली उड़ीसा के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड एज फर्स्ट सत्याग्रही बाई महात्मा गांधी फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940, निम्नलिखित में से किसे 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही के रूप में नामित किया गया। यहाँ पर हम बात करें जो 1940 के अंतर्गत महात्मा गांधी द्वारा फर्स्ट जो सत्याग्रही को नॉमिनेट किया गया था उसमें आचार्य विनोबा भावे पहला पर्सन थे जिसे महात्मा गांधी द्वारा एज अ सत्याग्रही के रूप में फर्स्ट बार नॉमिनेट किए गए थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विनोबा भावे। इसके अलावा बात करिएगा सेकेंड जो पर्सन थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा बात करें जो थर्ड पर्सन थे वह थे ब्रह्मा दत्त, जो थे वह थर्ड पर्सन के तौर पर नॉमिनेट किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यह हुबली स्टेशन जो है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जो स्टेशन है हुबली के अंतर्गत, यह भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हुबली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इस डिस्टेंस की तो यह 1507 मीटर इसका प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस टोटल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ RDSO। RDSO का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा बात करें RDSO की हेडक्वार्टर्स का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह लखनऊ के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
क्रीस स्टैंड्स फॉर, क्रीस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्रीस का उपयोग भारतीय रेलवे द्वारा जितने भी डिजिटलाइजेशन के लिए जो भी हमारे ऐप वगैरह डेवलप किए जाते हैं, वो सारे जो टेक्निकल हमारा ऑनलाइन मेथड है वो सारे के सारे मोड हमारा क्रीस के द्वारा रन किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एब्रिविएशंस पास यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑपरेशन स्टैंड्स फॉर, यानी जो अग्निशामक संचालन के लिए जो प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द पास जो यूज किया जाता है, यह पास शब्द का क्या अर्थ होता है वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पास के लिए अगर बात करें, पी जो है वह पुल को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब है कि कोई भी जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स को सबसे पहले हम पिन को हम पुल करेंगे, खींचेंगे। इसके अलावा ए जो टर्म है इसका मतलब होता है एम। जब हम पिन को पुल कर देंगे फायर एक्सटिंग्विशर से, फिर हम नोजल्स को फायर जहाँ पर हमारा आग लगा है वहाँ पर हम एम करेंगे, फोकस करेंगे। यह हमारा सेकेंड टर्म के तौर पर लिया जाता है। फिर यहाँ पर जो थर्ड एस है इसका मतलब होता है स्क्वीज। स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना यानी प्रेस करना, यानी जब भी हम पहले हम पिन को पुल करेंगे, फिर हम नोजल को फायर की तरफ मूव करेंगे, फिर हम हैंडल को पुश करने यानी स्क्वीज करने का काम करेंगे। और लास्ट जो टर्म होता है वो होता है एस का, जिसका मतलब होता है स्वीप। जब हम पुल कर लेंगे पिन को, जब हम नोजल को फोकस कर लेंगे, फिर हम हैंडल को प्रेस कर लेंगे, फिर जाकर हम जहाँ पर आग लगा हो वहाँ पर हम स्वीप करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आग बुझ ना जाए। तो ये सारे जो हमारे टर्म हैं पुल, एम, स्क्वेज और स्वीप, ये चार टर्म को शॉर्ट फॉर्म में पास के तौर पर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ AAC इज इन रिलेशन टू हिस्ट्री सीट ऑफ स्टॉक आइटम, यानी स्टॉक आइटम की जो हिस्ट्री सीट के संबंध में जो AAC का यूज किया जाता है उसका फुल फॉर्म विस्तृत रूप क्या होगा। तो AAC जो है उसका फुल फॉर्म होता है एनुअल एंटीसिपेटेड कंजप्शन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ CR इन रिलेशन टू ईयर ब्रेक सिस्टम, ईयर ब्रेक सिस्टम के संबंध में जो CR यूज किया जाता है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल रिजर्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका अगर बात करें कोचेज या मालगाड़ियों के केस में जो इसका कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, वह 6 लीटर इसका कैपेसिटी होता है कंट्रोल रिजर्वायर का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इंडियन रेलवे लॉन्चेज रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस अलोंग विथ बीच इंस्टीट्यूशंस, भारतीय रेलवे ने रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा की शुरुआत के साथ किस संस्थान के साथ किया है। तो यहाँ पर बात करें भारतीय रेलवे द्वारा जो रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस को जो शुरुआत किया गया है वह मेनली जो इंडियन पोस्ट है उनके साथ यह शुरुआत किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन रेलवे इज हेडक्वार्टर्स इन, यानी भारतीय रेलवे कल्याण संगठन जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय रेलवे के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय रेलवे का जो वेलफेयर के लिए वर्क करता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र है वो किस जोन का है। तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे जोन पूछा गया भारत के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हमारा नॉर्दर्न रेलवे आते हैं। नॉर्दर्न रेलवे की अगर बात करें तो इसका जो एरिया जो बटा हुआ है
वह 6,807 किलोमीटर्स में इसका रूट्स को कवर किया गया है। और इसमें अगर बात करें जो हमारा नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत जो स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी जो आते हैं, इसमें जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इसके अलावा बात करें तो दिल्ली और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरेटरीज है सारे नॉर्दर्न रेलवे के रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। यही इनको लॉन्गेस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत बनाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नॉर्दर्न रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज को अब नया नाम कर दिया गया है नायर, जिसकी अगर बात करें फुल फॉर्म का तो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे नए नाम में कन्वर्ट कर दिया गया। चूंकि प्रश्न जो पूछे गए हैं वो पुराने रेलवे स्टाफ कॉलेज के तौर पर पूछा गया, लेकिन जो इनका हेडक्वार्टर है वह बड़ोदरा के अंतर्गत स्थित है। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़ोदरा। जहां पर जो ग्रुप ए और बी के जो ऑफिसर्स होते हैं भारतीय रेलवे का, उनका ट्रेनिंग वगैरह यहां से ही नायर द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, इन विच सिटी इज द व्हील एंड एक्सल प्लांट ऑफ इंडिया रेलवे लोकेटेड? भारतीय रेलवे का जो व्हील एवं एक्सल प्लांट है वह किस सिटी के अंतर्गत यानी शहर के अंतर्गत स्थित है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूंकि व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है इनका नया नाम अब RWF रेल व्हील फैक्ट्री कर दिया गया है, जिसे पुराना नाम था वो व्हील एंड एक्सल प्लांट था। नए नाम कन्वर्ट करके रेल व्हील फैक्ट्री कर दिया गया है। और इनका जो स्थित है वह यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत यह स्थित है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत व्हील एवं एक्सल प्लांट लोकेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, स्वच्छ भारत अभियान टू इंश्योर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस वाज लॉन्चेड बाय विच रेलवे मिनिस्टर? यानी स्वच्छता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान किस रेल मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो शुरू किया गया था वह 2015 के अंतर्गत शुरू किया गया था। और इसको चालू करने वाले जो रेल मिनिस्टर थे वह सुरेश प्रभु उस समय के रेल मंत्री थे। तो यहाँ पर जो अगर बात करें सही उत्तर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ISO 45001 हेल्प टू डैश ऑफ द एम्प्लॉयज? यानी ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह 45,001 से कर्मचारी को डैश के फायदे होते हैं। तो जो हमारा ISO 45001 जो है वो रिलेट करता है OHSMS को रिलेट करता है, यानी यह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एवं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को यह रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारा कंट्रोल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एवं सेफ्टी रिस्क से रिलेटेड यह आता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ फायर? यानी आग लगने की स्थिति में तत्काल जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो क्या है? तो इसमें सबसे पहले जो एक्शन लिया जाता है वो रेज एंड अलार्म को सबसे पहले बजाया जाना चाहिए, अगर वर्कशॉप वगैरह में अगर सबसे पहले फायर्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, एज अ पर्सनल सेफ्टी मेजर्स बी शुड बियर डैश क्लोथ्स नियर मूविंग मशीनरी पार्ट्स? यानी व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु
हमें मूविंग पार्ट्स, जो हमारा मूविंग मशीनरी पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए स्टाफ्स को। तो उस समय जब भी कोई मूविंग पार्ट्स या मशीनरी के समय काम करते समय जो कर्मचारी है उसे जो कपड़े पहनने चाहिए वह जो हमारा टाइट रूप से होते हैं, ताकि वह उसमें हमारा किसी प्रकार के पार्ट्स में उसे ना फंस सके और कोई दुर्घटना ना हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय फायर एक्सटिंग्विशर्स। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक आग को डैश अग्निशामक यंत्र से बुझा दिया जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक फायर्स वगैरह होते हैं तो इसमें जो बुझाने के लिए हम यूज में लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिक फायर्स को बुझाने के में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द टू एक्सट्रीम permissible size for a dimension of a part between which of the actual sides should be lie is called। एक जो पार्ट्स है वहाँ आयाम के लिए जो दो चरण अनुमेय आकार जिनके बीच जो हमारा एक्चुअल साइज निहित होता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज फॉर अ डायमेंशन ऑफ अ पार्ट बिटवीन बीच ऑफ द एक्चुअल साइड शुड लाई इज कॉल्ड लिमिट्स ऑफ अ साइज। इस प्रकार के हम लिमिट्स बोला जाता है, यानी लिमिट्स ऑफ साइज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स हैव हाई कोरोजन रेसिस्टेंट। निम्नलिखित में से किस ज्वाइंट के पास उच्च क्षारण प्रतिरोध होते हैं, यानी हाई रेसिस्टेंट जो कोरोजन होते हैं वो किस प्रकार के जॉइंट्स में होते हैं। तो यहाँ पर बेल्ट जॉइंट जो होता है वो हाई कोरोजन रेसिस्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू डिटेक्ट माइनर क्रैक्स इन रोलर बियरिंग डैश इज रिक्वायर्ड। यानी रोलर बियरिंग में कोई माइनर क्रैक्स वगैरह को पता लगाने के लिए हम किस प्रकार का टेस्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो डाई पेंट्रेशन टेस्ट होता है, डीपीटी टेस्ट होता है हमारा, उसको हम करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन मेम्यू टीसी व्हील। यानी जो मेम्यू टीसी व्हील जो होते हैं उसमें किस प्रकार का बियरिंग फिटेड होता है। तो इसमें जो हमारा डबल रो सेल्फ अलाइंड स्पेरिकल रोलर बियरिंग फिटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डबल रो सेल्फ अलाइंड स्पेरिकल रोलर बियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन इफ वाइंड स्पीड एक्सीड रिकमेंडेड लिमिट्स ड्यूरिंग क्रेन ऑपरेशन। जब भी कोई क्रेन संचालन के दौरान हवा की गति जो रिकमेंडेड जो लिमिट्स है उससे अगर अधिक होता है तो कौन सी सावधानी प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। तो इस समय जब भी हमारा रिकमेंडेड जो हमारा लिमिट्स है स्पीड का, अगर उससे ज़्यादा अगर वाइंड की स्पीड होता है हवा की स्पीड, तो उस समय हमारा क्रेन ऑपरेशंस को सस्पेंड करना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सस्पेंड द क्रेन ऑपरेशंस, क्रेन संचालन को स्थगित करें। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ए रोटेटरी कंप्रेसर इज ड्राइवन बाय। यानी रोटेटरी जो कंप्रेसर होते हैं उसे चलाया जाता है किसके माध्यम से। तो इससे अगर बात की तो इलेक्ट्रिक मोटर्स या इंजन किसी भी माध्यम से चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आइदर ए एंड बी बोथ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ द कंप्रेसर डैश विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जब भी कंप्रेसर की जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी पूछा गया है कि ऊंचाई में डैश बढ़ने के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी कोई ऊंचाई हमारा बढ़ता है तो जो कंप्रेसर की जो वॉल्यूमेट्रिक
इफिशियंसी होता है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि जब भी अल्टीट्यूड बढ़ता है हमारा तो वहाँ पर जो हमारा एयर का जो प्रेशर होता है वो घटता है। इसके कारण ही हमारा जो कंप्रेसर का जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है वो भी साथ साथ डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिक्रीजेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फोर्क लिफ्ट ट्रक इज यूज्ड फॉर, यानी फोर्क लिफ्ट ट्रक जो होता है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है। तो ये मेनली जो यूज लिया जाता है फोर्क लिफ्ट ट्रक को, वो लिफ्टिंग एवं लोडिंग दोनों के लिए लिया जाता है और वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोनों केस में मदद लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हेवी लोड्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कौन सी प्रकार का जो सामग्री हैंडलिंग उपकरण के सामान को उठाने तथा जो लोडेड जो आइटम्स होते हैं उसको मूविंग कराने के लिए वर्टिकल डायरेक्शंस में हम किस प्रकार के टाइप के मटेरियल हैंडलिंग का प्रोसेस का हम यूज में लेते हैं। तो इस प्रकार जब भी हमारा लिफ्टिंग करना हो मूव करना हो हेवी लोड्स को वर्टिकल डायरेक्शंस में, ध्यान रखें यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कराना हो तो इस प्रकार का जो मटेरियल लेते हैं हैंडल करने के लिए उसे हम होइस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, होइस्ट। यह हमारा ईओटी क्रेन वगैरह होते हैं, इसमें जो वर्टिकल डायरेक्शंस में हमारा कोई लिफ्ट या डाउनवर्ड करना होता है हमारा, तो इसमें हमारा होइस्ट प्रकार का मोटर लगा होता है जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड्स लोडेड कोई हमारा आइटम्स है उसको मूवमेंट या डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में कराने में यूज में लिया जाता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होइस्ट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर टीआईजी बिल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम करेंट यूज्ड फॉर, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग जो एल्युमिनियम का किया जाता है उसमें जो करंट यूज में लिया जाता है वह किस प्रकार का होता है। तो वह मेनली एसी करंट होते हैं और एचएफ से डिनोट किया जाता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो एसी करंट होते हैं उसका प्रयोग हम टीआईजी बिल्डिंग में लेते हैं एल्युमिनियम को वेल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह मेनली ऑप्शन नंबर डी एसी हाई फ्रीक्वेंसी टाइप्स के होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है इन GMAW बिल्डिंग प्रोसेस एम्परेज इज कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग डैश, यानी जो GMAW बिल्डिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें एम्परेज को समायोजित करने के लिए डैश को समायोजित किया जाता है। तो जब भी हम GMAW बिल्डिंग प्रोसेस की अगर बात करें इसमें एम्परेज को अगर कंट्रोल करने के लिए जो हमारा एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा जो वायर फीड की स्पीड होता है उसको एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होता है, जिससे हम एम्परेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वायर फीड स्पीड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाइड टू हार्डन स्टील टू रिड्यूस ब्रिटलनेस इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टफनेस इज, यहाँ पर बोला है कि भंगुरता को कम करने के लिए और तन्यता और टफनेस को बढ़ाने के लिए जो हार्ड स्टील्स पर डैश का उष्मा उपचार प्रक्रिया किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जब भी कोई स्टील के ऊपर अगर हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है ताकि हमारा जो ब्रिटलनेस यानी भंगुरता है उसको कम करना हो, साथ ही साथ जो डक्टिलिटी और टफनेस है तन्यता है उसे हमारा इंक्रीज करना हो। तो इस प्रकार जो हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परिंग के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी टेम्परिंग के अंतर्गत जो हमारा ब्रिटलनेस जो वो है वो हमारा रिड्यूस होता है, जबकि जो हमारा डक्टिलिटी है और जो हमारा टफनेस है वो हमारा इंक्रीज करता है टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन हीटिंग द मटेरियल टू अ हाई टेम्परेचर देन स्लोली कूलिंग इट इन अ फर्नेस। यहाँ पर बोला गया कि कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत हम किसी भी मटेरियल को हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और उसके बाद हम फर्नेस के अंतर्गत स्लोली उसे कूल करते हैं। इस प्रकार के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम एनेलिंग के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन BMBS एयर ब्रेक सिस्टम नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पर वैगन आर, यानी पर वैगन में जो BMBS जो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर का नंबर्स पूछा गया है पर वैगन के हिसाब से। तो जितने भी हमारा BMBS वाले वैगन्स होते हैं, प्रत्येक ट्रॉली पर हमारा एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, और इस प्रकार टोटल हमारा 2 कैसनव ट्रॉली होते हैं। तो 2 की संख्या में एस्कॉर्ट या नॉट डिजाइंस के हमारा ब्रेक सिलेंडर्स होते हैं, यानी टोटल हमारा 2 की संख्या में पर वैगन्स हमारा ब्रेक सिलेंडर होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन का जो मेन पर्पस होता है, प्राइमरी पर्पस होता है, वो क्या होता है। तो मशीन फाउंडेशन के लिए जो प्राइमरी पर्पस की अगर बात करें तो इसका काम होता है कि जो एक स्टेबल और रिजिड बेस मशीन के लिए प्रोवाइड किया जा सके, इसीलिए हमारा प्राइमरी पर्पस मशीन फाउंडेशंस का होता है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोवाइड अ स्टेबल एंड अ रिजिड बेस फॉर अ मशीन। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सेफ हैंडलिंग ऑफ अ न्यू मशीन अपॉन डिलीवरी। जब भी कोई नई मशीन को सुरक्षित हैंडलिंग कर लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या लेना चाहिए। जब भी कोई पहला नया मशीन हो तो इसको हम सबसे पहले मशीन को इंस्पेक्ट करना चाहिए कि कोई किसी प्रकार का डैमेज या मिसिंग पार्ट्स ना हो। यह हमारा पहला स्टेप्स होना चाहिए नई मशीन को हैंडलिंग करते समय, डिलीवरी करते समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंस्पेक्ट द मशीन फॉर द एनी डैमेज और एंड मिसिंग पार्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इरेक्टिंग अ मशीन ऑन द शॉप फ्लोर। यानी जब भी वर्कशॉप के अंतर्गत एक मशीन को उसमें स्थापित करने की रिक्वायरमेंट हो तो उस दौरान जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होगा। तो जब भी हमारा वर्कशॉप के अंतर्गत कोई भी मशीन को अगर हमें स्थापित करना हो तो उस दौरान हमारा जो पहला स्टेप होता है कि सारे मशीन कंपोनेंट्स को हम असेंबल करें पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असेंबलिंग द मशीन पार्ट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर मशीन ऑन द शॉप फ्लोर। यानी कारखाने की जमीन पर मशीन के लिए पूर्व निरीक्षण रखरखाव का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जब भी कोई हमारा प्राइमरी गोल की अगर बात करें प्रिवेंटिव मशीन्स के लिए, जब उसे हम मशीन्स को शॉप फ्लोर्स पर अगर रखरखाव के लिए अगर बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा तो इसमें हमारा रिड्यूस करना होगा अनप्लान्ड ब्रेकडाउन्स को और एक्सटेंड मशीन लाइफ को। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस होता है मशीन्स के लिए शॉप फ्लोर के अंतर्गत, इसमें सबसे पहला हमारा प्राइमरी गोल होता है कि जो हमारा ब्रेक डाउन्स होता है मशीन को अनप्लान्ड अचानक से उसको कम किया जा सके और मशीन के लाइफ्स को बढ़ाया जा सके। तो इसी प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिड्यूस अनप्लान्ड ब्रेक डाउन्स एंड एक्सटेंडेड मशीन लाइफ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज इज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड इन विच क्वाड्रेंट। यानी यहां पर बोला गया कि जब भी हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर बात करें हम तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा अगर बात करें जब भी हमारा प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग में तो इसे हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के तौर पर लेते हैं। चूंकि हमारा अगर बात करें हम
तो भारत के अंतर्गत मेनली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस को ही यहाँ पर लिया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के मेथड के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कौन से क्वाड्रेंट में पहले एज्यूम किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत हम सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम रखते हैं, तो फिर हमारा यहाँ पर यह हमारा फ्रंट व्यू होता है, ऊपर से हम टॉप व्यू रखते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत ही होगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन द ऑब्जर्वर्स एंड द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी जो हमारा ये हमारा ऑब्जर्वर होगा और ये हमारा प्लेन जो प्रोजेक्शन का है वो होगा, दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत ही होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डॉटेड लाइन शोन इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग रिप्रेजेंट, यानी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो दिखाए जाने वाले डॉटेड जो लाइन्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डॉटेड लाइन, इस प्रकार का जो डॉटेड लाइन होता है वह मेनली जो हिडन किनारा होता है, छुपा हुआ किनारा, उसको यह रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द टाइप ऑफ बियरिंग फिटेड इन बॉक्स एंड वैगन। बॉक्स एंड वैगन के अंतर्गत जो बियरिंग फिटेड होता है वह मेनली CTRB होता है, कार्टेज स्टेपर रोलर बियरिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम बफर हाइट इन एम्प्टी कंडीशंस ऑफ अ कोच वैगन और लोकोमोटिव्स फ्रॉम रेल लेवल इज 10 mm, यानी रेल लेवल से कोच हो या वैगन हो, मालगाड़ी या लोकोमोटिव्स हो, तीनों कोच में अगर हमारा एम्प्टी कंडीशन में मिनिमम बफर हाइट की अगर पूछा जाता है तो मिनिमम बफर हाइट हमारा एम्प्टी कंडीशन में या 10 मैक्सिमम हमारा 1105 mm होता है और मिनिमम हमारा 1090 mm। यहाँ पर ध्यान रखिए एम्प्टी केस में पूछा गया है, लोडेड केस में अगर पूछा जाता मिनिमम तो यह 1030 होता है। क्योंकि प्रश्न में एम्प्टी है तो यहाँ पर हमारा 1090 mm हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ वॉक्सन वैगन इज, यानी जो वॉक्सन वैगन के लिए जो फ्लोर सीट के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है। तो वह मेनली माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है इसको फ्लोर को निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बॉक्सन HL फीड पाइप प्रेशर इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बॉक्सन HL वैगन होता है या किसी भी प्रकार का हमारा लोकोमोटिव्स या कोई भी कोच चलाए जाते हैं उसमें जो हमारा फीड पाइप का जो प्रेशर होता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इसके लिए जो कलर कोड होता है वो वाइट कलर कोड होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टाइप ऑफ कपलर यूज्ड टू कनेक्ट मेम्यू डेम्यू कोचेज। जो मेम्यू और डेम्यू जो कोचेज होते हैं वो दोनों कोचों को कनेक्ट करने के लिए जो कपलर यूज में लिया जाता है वो हमारा सेकू टाइप कपलर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम LHB कोचेज में हमारा H टाइप CBC का यूज किया जाता है। वैगन की अगर बात करें मालगाड़ियों का तो इसमें हमारा E टाइप का CBC का यूज किया जाता है। वहीं ICF की अगर बात करें तो इसमें स्क्रू कपलिंग का यूज किया जाता है। वहीं अगर बात करें वंदे भारत के अंतर्गत तो इसमें सेमी परमानेंट जिसे हम डेलेनर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इसे हम डेलेनर कपलर के तौर पर भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली मेजर्ड विद अ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड, यानी जब भी वर्नियर कैलिपर से जो मिनिमम मेजरमेंट हम लेते हैं करेक्ट रूप से उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम लिस्ट काउंट के तौर पर जानते हैं जिसे हम हिंदी फॉर्म में अगर बात करें तो अल्पतांक बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द इलेक्ट्रोड साइज रिफर्स टू, जो इलेक्ट्रोड का साइज होता है वो क्या रेफर करता है।
तो इलेक्ट्रोड का साइज जो है मेनली डायमीटर ऑफ इट्स कोर साइज, जो कोर वायर्स होता है हमारा, इसका जो कोर का डायमीटर होता है वह मेनली इसी को इलेक्ट्रोड साइज रिफर्स करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, टाइप ऑफ बोगी प्रोवाइडेड इन WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। जो हमारा WAP7 जो लोकोमोटिव्स होते हैं इसमें किस प्रकार का बोगी प्रोवाइड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि आप बोगी दो प्रकार के मेनली होते हैं, एक हमारा कोको टाइप होता है, एक हमारा बोबो टाइप्स की बोगी होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, जिसमें हमारा 3 एक्सल्स के साथ एक बोगी कनेक्टेड हो उसे हम कोको टाइप्स बोलते हैं, और जिसमें हमारा 2 एक्सल के साथ बोगी कनेक्टेड होता है उसे हम बोबो टाइप्स के बोगी के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था WAP7 के रिगार्डिंग में, तो इसमें मेनली जो हमारा 3 एक्सल्स होते हैं के साथ बोगी कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो कोको टाइप्स के बोगी का यूज WAP7 लोकोमोटिव्स के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर W का फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा ब्रॉड गेज, AC और पैसेंजर कोच के लिए यूज किए जाएंगे, और 7 हॉर्स पावर 7000 जो हॉर्स पावर होते हैं इसको 7 से डिनोट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोको टाइप्स का बोगी यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द टाइप ऑफ ट्रेन लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड इन मेमू डेमू कोचेज। यानी जो मेमू और डेमो कोचेज में जो ट्रेन लाइटिंग के लिए जो किस प्रकार के जो हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम जो लाइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार का होता है, तो वह मेनली अगर बात करें हम तो वह मेनली 110 वोल्ट DC का यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मेगर इज यूज्ड टू मेजर। जो मेगर होता है उसका किसका जो प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो यह मेनली जो केबल्स के जो क्वालिटी होते हैं इंसुलेशन क्वालिटी उसको मेजर करने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंसुलेशन क्वालिटी ऑफ केबल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हक बोल्टिंग मशीन इज यूज्ड टू। यानी जो हक बोल्टिंग जो मशीन होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है मेनली जो वैगन मालगाड़ियों के जो बॉडी होते हैं इस पर रिवेट्स प्रोवाइड करवाने के लिए यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड रिवेट्स ऑन वैगन बॉडी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मेंटेनेंस ऑफ वैगन बोगी इज टू बी कैरिड आउट एज पर RDSO कैसना बोगी रिपेयर। यहाँ पर जो मेंटेनेंस मैनुअल जो होता है RDSO का टेक्निकल पैम्पलेट्स, इसमें बोला गया कि जो कैसना बोगी के रिपेयर के लिए जो हम RDSO का टेक्निकल पैम्पलेट्स यूज में लेते हैं वो कौन सा होगा, तो वह मेनली G95 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो G90 में हमारा BTPN जो वैगन होते हैं उसके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में बताए गए हैं। वहीं अगर बात करें G80 का तो यह हमारा जो CBC होते हैं सेंटर बफर कपलर वैगन्स का जो होता है वर्कशॉप के अंतर्गत जो हमारा इंस्पेक्शन होता है वह टेक्निकल पैम्पलेट्स G80 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मोस्ट ऑफ लिफ्टिंग टैकल्स एंड प्रेशर्स वेसल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट एट कैपेसिटी डैश देन इट्स वर्किंग कैपेसिटी। जब भी हमारा लिफ्टिंग जो टैकल्स और प्रेशर जो वेसल्स होते हैं उनको कार्य क्षमता से डैश क्षमता पर परीक्षण करने के रिक्वायरमेंट होता है, तो इस प्रकार के जो लिफ्टिंग टैकल्स और प्रेशर वेसल्स होते हैं उसे हमारा जो भी क्षमता पर यूज करना हो उससे 1.5 टाइम्स पर हम उसे टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द यूज ऑफ नक्कल थ्रोअर इन CBC। नक्कल थ्रोअर का यूज CBC के अंतर्गत किया है सेंटर बफर कपलर के अंतर्गत। तो इसका मेन काम होता है कि जो नक्कल्स को थ्रो आउट करने का बाहर करने का काम होता है, जब उसको हम खोलते हैं तो उसे बाहर करे, इसमें वो सपोर्ट करता है नक्कल थ्रोअर।
यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टू वर्क फॉर थ्रू आउट नक्कल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द टॉलरेंस लिमिट्स ऑफ गेज इज डैश विथ कंपेयर टू जॉब क्लियरेंस। यानी वर्क पीस के टॉलरेंस सीमाओं से जो गेजिंग के टॉलरेंस होते हैं वो कितना होते हैं। तो यहाँ पर बात करें जो टॉलरेंस लिमिट्स होते हैं गेज का, वो मेनली जो जॉब क्लियरेंस के कंपेयर में टाइट होते हैं यानी कम होते हैं। तो यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर प्रोवाइडिंग ड्राई एयर टू द सिस्टम डैश इज प्रोवाइडेड बिटवीन द एयर सप्लाई पाइपलाइंस। यहाँ पर बोला गया कि जो सिस्टम जो होता है हमारा उसमें एक ड्राई एयर प्रोवाइड करवाने के लिए जो एयर सप्लाई पाइप में क्या प्रोवाइडेड होते हैं, तो एयर ड्रायर प्रोवाइड होते हैं ताकि हमारा जो पाइप सिस्टम है उसमें ड्राई एयर पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश इज द टूल टू इंश्योर एडिक्वेट टाइटनिंग ऑफ बोल्ट्स। यहाँ पर बोला है कौन सा टूल को प्रयोग किया जाता है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि कोई भी जो बोल्ट है उसका टाइटनिंग जो टॉर्क वैल्यू होता है वो पर्याप्त मात्रा में ही रहे। तो इसमें जो टॉर्क ब्रेंच जो होता है हमारा इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रॉपर मात्रा में जिस भी बोल्ट के लिए जैसा भी हमारा टॉर्क वैल्यू है उस पर सेट रहता है, जिसमें टक की आवाज़ की इसमें जब आप यूज करेंगे टक की आवाज़ आता है उसमें, जिसके आप सुनकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह उसमें पर्याप्त आपका बोल्ट के लिए टर्क हमारा टाइटनिंग हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टर्क ब्रेंच। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द इलेक्ट्रोड यूज फॉर बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील इज डैश। यहाँ पर बोला गया है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, तो वह मेनली एम सीरीज के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन शुड बी डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर बोला गया कि जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन करते हैं जिस दौरान हम प्रेशर जो है 1 से लेकर 1.5 kg का ब्रेक पाइप से प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, तो इस दौरान जो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर होता है वह मेनली 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हील बेस ऑफ कैसनब एचएस बोगी इज, यानी जो कैसनब एचएस बोगी होते हैं उसका यहाँ पर व्हील बेस पूछा गया है। यहाँ पर हम बात करें व्हील बेस का जो कैसनब बोगी के लिए है वह मेनली 2000 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो LHB कोच के लिए जो व्हील बेस होता है वह 2560 mm होता है। वहीं ICF कोचेस की अगर बात करें तो 2896 mm। कैसनब बोगी का ऑलरेडी 2000 mm होता है। वहीं अगर बात करें वंदे भारत के रिगार्डिंग में जो व्हील बेस होता है वह 2700 mm इसका व्हील बेस होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द टोटल नंबर ऑफ मेन एम एंड कम्यूटेटर पोल्स इन HS 1525A ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन WAP लोकोमोटिव्स आर, यानी जो WAP लोकोमोटिव्स जो होते हैं उसमें जो HS वर्जन जो होते हैं हमारा 15250A ट्रैक्शन मोटर, उसमें जो मुख्य एवं जो कम्यूटेटर्स जो पोल्स होते हैं इसमें टोटल नंबर्स में हमारा कितने संख्या में जो पोल्स यूज किए जाते हैं वो कितने संख्या में होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेनली जो हमारा मेन एवं कम्यूटेटर्स के बीच जो पोल्स होते हैं टोटल नंबर्स में वह 4 की संख्या में मेन पोल्स होते हैं और 6 कम्यूटेटर्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 मेन पोल्स एवं 6 कम्यूटेटर्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विथ रेफरेंस टू द मेंटेनेंस प्रैक्टिस ऑफ अ WAP लोकोमोटिव्स ट्रैक्शन मोटर्स द मेजरमेंट ऑफ 10 डेल्टा डिसिपेशन फैक्टर इज कैरिड आउट फॉर। यहाँ पर बोला गया कि जो WAP4 लोकोमोटिव्स होते हैं उसके ट्रैक्शन मोटर के रख रखाव के संदर्भ में जो 10 डेल्टा होता है, जिसे हम डिसिपेशन फैक्टर्स के तौर पर जानते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसको मेजर जो होता है वो हमारा आर्मेचर शाफ्ट एवं जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं उनके बीच को हम इंसुलेशंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन द डिजाइन्स ऑफ बोगी ऑफ अ WAP4 लोकोमोटिव्स प्राइमरी सस्पेंशन इज यूज्ड बिटवीन। यहाँ पर बोला गया कि जो WAP4 लोकोमोटिव्स होते हैं इसमें बोगी के डिजाइन में जो प्राथमिक प्राइमरी सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है वो किसके बीच किया जाता है। जो प्राइमरी सस्पेंशन जो यूज किया जाता है वो मेनली एक्सल बॉक्स एवं बोगी फ्रेम्स के बीच यूज में लिए जाते हैं प्राइमरी सस्पेंशन। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विथ रेफरेंस टू द मेंटेनेंस प्रैक्टिस रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर वाइल इज यूज्ड इन WAP4 लोकोमोटिव्स बीच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड। यहाँ पर बोला गया कि जो WAP4 लोकोमोटिव्स होते हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर्स में जो वाइल के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो वाइल का यूज किया जाता है उसमें बोला गया कौन सा मेथड जो हमारा कॉमनली तौर पर यूज किया जाता है। तो इसमें मेनली जो हमारा ड्राइंग जो वैकेंट चैम्बर्स होते हैं इस प्रोसेस का यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू द व्हील्स इन WAP4 लोकोमोटिव्स फॉर व्हील्स ऑन द सेम एक्सल परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर शुड नॉट एक्सीड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो WAP4 लोकोमोटिव्स में पहियों के संबंध में जो एक ही एक्सल पर जो पहियों के लिए जो डायमीटर्स में जो वेरिएशन अलाउ होते हैं वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही एक्सल्स पर 0.5 mm से ज़्यादा किसी भी केस में अलाउ नहीं होता है व्हील ट्रेड के डायमीटर्स में अलाउ परमिसिबल। यहाँ पर हमारा कहीं भी ऑप्शन में इस प्रकार का नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, POH ऑफ BCNHL वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ्स। यानी यहां पर बोला गया कि जो BCNHL का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है वैगन्स का और कितने अंतराल पर किया जाता है, तो ये मेनली 72 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं, यानी 6 वर्ष के अंतराल पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 72 मंथ्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, फॉर अ WAP4 लोकोमोटिव द विड्थ ऑफ पेंटो पेन इज कन्वेंशनल पेंटोग्राफ इज अबाउट। यहाँ पर बोला गया कि जो WAP4 लोकोमोटिव्स में जो कन्वेंशनल पेंटोग्राफ्स में जो पेंटो पेन की जो विड्थ होता है अप्रॉक्स वो कितना होता है। जो विड्थ हम यूज करते हैं पेंटो के लिए वह मेनली 240 mm का यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 240 mm, जो कि हमारा कन्वेंशनल पेंटोग्राफ के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, विथ रेफरेंस टू द व्हील्स ऑफ WAP4 लोकोमोटिव्स द कंडमिंग लिमिट्स ऑफ व्हील डायमीटर्स इज। यहाँ पर WAP4 लोकोमोटिव्स में जो चक्कों का कंडमिंग लिमिट्स होता है वो कितना mm पर किया जाता है। तो चूंकि न्यू डायमेंशन जो होता है वो 1092 mm, जब यह रिड्यूस होकर 1016 mm पर आ जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मॉडिफिकेशन इन लोकोमोटिव्स प्रोविजंस ऑफ ऑपरेटेड
डैश ऑपरेटेड हैंडल्स फॉर सीबीसी इन पैलेस ऑफ बॉटम ऑपरेटेड। नहीं, यहाँ पर बोला गया कि जो लोकोमोटिव्स में जो मॉडिफाइड सीबीसी के लिए जो पहले बॉटम में ऑपरेटेड हैंडल होता था उसको कहाँ पर कर दिया गया है, तो अब उसे टॉप में कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मॉडिफिकेशन इन मेमू प्रोविजन ऑफ डैश इन पैलेस ऑफ बैटरी आइसोलेटिंग स्विच BIS। यहाँ पर बोला गया कि जो मेमू में मॉडिफिकेशन किया गया है, जहाँ पर पहले हमारा बैटरी आइसोलेटिंग स्विच का BIS का प्रयोग किया जाता है, उसके जगह पर अब MCCB का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, जिसका प्रयोग BIS के स्थान पर अब नया में किया जाना लगा है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वायर यूज्ड फॉर एयर सस्पेंशन सिस्टम इन मेमू बोगी इज डैश लीटर्स। यानी जो मेमू बोगियों में जो एयर स्प्रिंग सस्पेंशन के लिए जो मेन रिजर्वायर यूज किया जाता है उसका कैपेसिटी कितने लीटर का होता है। तो इसका जो कैपेसिटी होता है मेन रिजर्वायर का मेमू बोगी के अंतर्गत, जिसका प्रयोग हम एयर सस्पेंशन के लिए करते हैं, वह मेनली 150 लीटर्स का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है CNC लेथ मशीन्स। यहाँ पर CNC का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल होता है। जो लेथ मशीन जो हम यूज में लेते हैं, बिल्ट इन कोऑर्डिनेट मेजरिंग सिस्टम द जीरो पोजीशन ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड डैश पॉइंट। यानी जो CNC मशीन के अंतर्गत जो हमारा जो जीरो पोजीशंस होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, वो क्या कहलाता है, तो वह मिलनी जो हमारा कहलाता है वह मशीन जीरो कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच प्रोसेस यूज्ड टू इनलार्ज द एग्जिस्टिंग राउंड होल टू द रिक्वायर्ड एक्यूरेट साइज एंड स्मूथ फिनिश। यहाँ पर बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा जो होल्स है उसको सटीक यानी एक्यूरेट साइज एवं स्मूथ फिनिश के लिए किस प्रक्रिया का यूज में लिया जाता है। तो जो पहले हमारा छोटा यानी एग्जिस्टिंग होल को उसको बड़ा करने और एक्यूरेट होल साइज करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज में लेते हैं उसे हम रिमिंग के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन WAP4 लोकोमोटिव्स द सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस रिले Q49 इज लोकेटेड एट। जो सिंक्रोनाइजिंग जो डिवाइस रिले होता है Q49 वो मेनली लोकेटेड जो होता है वह रिले बोर्ड जो AC2 पैनल होता है वहाँ पर यह लोकेटेड होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रिले बोर्ड इन AC2 पैनल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें तो वाई लेवल फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ गाइड कैप शुड नॉट बी लेस देन डैश mm फॉर MC और SCC बोगी ऑफ मेमू। नहीं, यहाँ पर बोला गया कि जो मेमू के जो बोगी में जो हमारा MC और SSC का जो यूज लिया जाता है उसमें जो वाई लेवल होते हैं टॉप सरफेस के गाइड कैप के अंतर्गत वो कितने mm तक होते हैं, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो 97 mm तक होते हैं, यानी 97 mm तक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे कम इसमें जो वाई लेवल है टॉप सरफेस जो गाइड कैप के अंदर इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम रेडियल क्लियरेंस ऑफ डैश mm बिटवीन द ब्रेक गियर पिंस एंड बुसेज इज परमिटेड। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो मैक्सिमम रेडियल क्लियरेंस जो होता है हमारा ब्रेक गियर्स पिंस और बुसेज के बीच वो कितने से ज़्यादा परमिट नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें 1 mm से ज़्यादा परमिट नहीं किए जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ BDV ऑफ न्यू फिटेड वाइल्ड इन ट्रांसफार्मर ऑफ AC मेमू इज डैश किलो वोल्ट का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो BDV हम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो होता है हमारा जो हमारा AC मेमू के बीच फिटेड होता है ट्रांसफार्मर
वह मेनली हमारा 60 kV के होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 60 kV। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मॉडिफिकेशन ऑफ डोर ब्लॉकिंग इज टू बी कैरिड आउट इन वैगन्स, यानी जो डोर ब्लॉकिंग की जो मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं वैगन के अंतर्गत, वो किस प्रकार के वैगन में किए जा रहे हैं, तो वह मेनली जो बॉक्सिंग वैगन है हमारा, इसमें किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा नॉर्मल वैगन को, नॉर्मल जो डोर्स है हमारा, उसको अब शॉर्ट डोर्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा ये वैगन जहाँ पर हमारा 4 दरवाजे पहले हुआ करते थे, इसको अब डायगोनली रूप से क्लोज कर दिया गया, यानी वन साइड में यहाँ पर होगा, दूसरे साइड में यहाँ पर डायगोनली बेसिस पर शॉर्ट डोर में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ डैश इन एमआर पाइपलाइन ऑफ मोटर कोच इक्विप्ड विथ WSF मेक ब्रेक कंट्रोलर। यहाँ पर बोला गया कि जो मोटर कोच की जो एमआर पाइपलाइन में डैश के संशोधन का प्रावधान WSF मेक कंट्रोलर में सूचित किए गए हैं, तो इसमें हमारा NRP इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग रन टेस्ट ऑफ मेम्यू ट्रैक्शन मोटर्स ऑन नो लोड एट स्पीड ऑफ 1500 RPM द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर राइज शुड नॉट एक्सेड डैश डिग्री सेल्सियस एबव एम्बियंट। यहाँ पर बोला गया है कि जो 1500 RPM की गति पर नो लोड मेम्यू ट्रैक्शन मोटर को रन टेस्ट के दौरान जो स्टेडी कंडीशन होते हैं, जिसमें तापमान वृद्धि प्रवेश जो है वह कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमारा कोई भी लोड ना हो और 1500 RPM पर हमारा मेम्यू ट्रैक्शन मोटर्स को रन टेस्ट करना हो, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो 35 से लेकर 40 डिग्री से एबव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट्स हैज हाईएस्ट नंबर्स ऑफ हिंदी स्पीकर्स। किस भारतीय राज्य में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाली की संख्या है, ड्यू टू मोर पॉपुलेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉल अंडर द ए रीजन्स। ए रीजन के अंतर्गत फॉल करने वाली जो स्टेट्स है वो कौन सा होगा। तो ए रीजन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हरियाणा स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ए रीजन्स के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति, यानी सेंट्रल हिंदी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वह मेनली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द राजभाषा रूल नॉट अप्लाई। यहाँ पर बोला गया कि भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होते हैं। तो राजभाषा नियम लागू नहीं होने की अगर बात करें स्टेट्स का, तो यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मेनली 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हिंदी डे के तौर पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो हु इज द चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर्स ऑफ वेस्टर्न रेलवे एट प्रेजेंट। यहाँ पर बोला है कि वर्तमान में जो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर्स जो है वो कौन है। तो वह मेनली CPO है, चीफ पर्सनल ऑफिसर जो है वो अब वर्तमान में वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य कार्मिक अधिकारी।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, यानी जो राजभाषा अधिनियम 1963 में जो धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, वो कितने संख्या में हैं? तो वह मेनली 9 की संख्या में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच इज द फर्स्ट प्राइज इन द रेल वृत्तांत पुरस्कार योजना बीइंग रन बाय द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड द्वारा चलाए जाने वाले रेल वृत्तांत पुरस्कार योजना में जो प्राइज दिए जाते हैं, फर्स्ट प्राइज, वो कितने रुपीज़ का दिए जाते हैं? तो सबसे पहले यह जान लें कि जो रेल वृत्तांत पुरस्कार है योजना, वह मेनली आम लोगों यानी जनरल जो पीपुल्स होते हैं उनके लिए, और रेल कर्मचारियों के यात्रा संबंधी जो अनुभव होते हैं अपना, उनको सजेशन के आधार पर उन्हें प्रत्येक वर्ष यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसमें अगर बात करें तो पहला प्राइज के तौर पर इसे 10,000 रुपये, सेकेंड प्राइज के तौर पर 8,000 रुपये, और थर्ड प्राइज के तौर पर अगर बात करें तो 6,000 रुपये इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चूंकि प्रश्न में फर्स्ट प्राइज पूछे गए थे तो यहाँ पर 10,000 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संसदीय राजभाषा समिति में यहाँ पर टोटल मेंबर्स पूछे गए कितने संख्या में होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत। तो चूंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो 20 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से आते हैं और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। इसके अलावा जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो सेंट्रल होम मिनिस्टर जो होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो 30 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रोविजन यानी प्रावधान किया गया है? तो कोई भी स्टेट्स हो उसके लिए राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है वो आर्टिकल 345 के अंतर्गत बताए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।